हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम पाइथन का फॉर लूप पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होते हैं फॉर लूप्स, कैसे आप फॉर लूप्स को डिफरेंट डेटा टाइप्स यानी स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉर लूप के साथ यूज़ होने वाला बहुत कॉमन और प्रोमिनेंट फंक्शन रेंज फंक्शन भी हम समझेंगे और लास्ट में देखेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं कि फॉर लूप्स कैसे बनाए जाते हैं। कोडिंग शुरू करते हैं पाइथन में। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर लूप सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर या बेसिक सीक्वेंस टाइप स्ट्रिंग पे कैसे काम करता है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। फॉर लूप के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर कीवर्ड यूज करना है। मैं यहाँ पे पहले फॉर का सिंटैक्स एक बार आपको समझा देती हूँ, फिर पूरा कोड स्टार्टिंग से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने फॉर कीवर्ड लिखा, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं। कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इस वेरिएबल का काम क्या होता है कि एक एक करके जो भी आपने डेटा टाइप का वैल्यू प्रोवाइड करी है उसकी एक एक कैरेक्टर या एक एक एलिमेंट को पिक करना और फिर जो भी लूप के स्टेटमेंट्स हैं उसमें उन्हें यूज करना। तो फॉर लूप के सिंटैक्स में सबसे पहले फॉर कीवर्ड आएगा, फिर उसके बाद एक वेरिएबल का नाम आएगा जिसमें आप एक एक करके वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं फॉर लूप को आइटरेट करते टाइम। उसके बाद इन कीवर्ड आएगा। तो इन कीवर्ड एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जो हमने पहले की वीडियोस में इसी प्लेलिस्ट में समझा है। उसके बाद वो वाली वैल्यू या वो वाला वेरिएबल आएगा जिसमें से आपको एलिमेंट्स को एक एक करके पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है माई स्ट्रिंग, जो एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है माइंड योर एग्जाम चैनल। तो जब मैं ये स्टेटमेंट लिखती हूँ फॉर एलिमेंट इन माई स्ट्रिंग, उसके बाद लास्ट में हमेशा कोलन आता है और जैसे ही कोलन के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली पाइथन ने नेक्स्ट इंडेंटेशन लेवल शुरू कर दिया है। नेक्स्ट इंडेंटेशन लेवल का मतलब है कि फॉर से जस्ट पहले कोई स्पेसेस नहीं थे। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इसके पहले 4 स्पेसेस हैं, है ना, या फिर एक टैब है। इसका मतलब जो भी स्टेटमेंट सेकंड इंडेंटेशन लेवल पे 4 स्पेसेस के बाद लिखे जा रहे हैं वो सारे फॉर लूप के ब्लॉक में लाई करते हैं और वो स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगे जब तक फॉर लूप चलेगा। तो फिर यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है माई स्ट्रिंग, उसमें एक एक करके जो कैरेक्टर्स हैं MIND स्पेस फिर YOUR, ये एक एक करके कैरेक्टर्स इस वेरिएबल जो एलिमेंट है इसमें आएंगे और फिर इस वेरिएबल को आप फॉर लूप के ब्लॉक में किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, फॉर लूप मतलब एक काम को या कोई भी लूप, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था वाइल लूप मतलब कोई भी सेम काम को रिपीट करना लेकिन अलग अलग वैल्यूज के साथ। तो हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हम सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके प्रिंट करा रहे हैं और हर बार कैरेक्टर जो प्रिंट कराना है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो फॉर का स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, माई स्ट्रिंग वेरिएबल के एक एक कैरेक्टर को पिक करेगा। पहली बार जब फॉर लूप चलेगा तो एलिमेंट वाले वेरिएबल में, जिसे हम लूप वेरिएबल भी कहते हैं, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इस लूप वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी, माई स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कैपिटल M। फिर हम लूप में एंटर करेंगे और ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा कैपिटल M। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फॉर लूप चलेगा या नहीं ये कैसे डिसाइड होगा, जब तक ये फॉर का स्टेटमेंट ट्रू है, यानी माई स्ट्रिंग में जब तक कैरेक्टर्स हैं तब तक फॉर लूप चलेगा और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माई स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स थे माइंड योर एग्जाम चैनल और एक एक करके वो कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं MIND। यहाँ पे हर कैरेक्टर के बाद एंटर या नेक्स्ट लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रिंट फंक्शन, हमने जैसे पढ़ा भी है अपनी वीडियो में, प्रिंट फंक्शन की वीडियो में, कि प्रिंट फंक्शन हर वैल्यू को प्रिंट करने के बाद बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे कर्सर लेके जाता है ताकि जब नेक्स्ट टाइम कोई और प्रिंट फंक्शन कॉल हो या प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो वो न्यू लाइन से शुरू हो। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स सेम ही लाइन में आए या फिर
हर कैरेक्टर के बीच में एक हाइफन हो और नेक्स्ट लाइन पे ना आए कंट्रोल, तो इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं। काम वही हो रहा है एक्चुअली, बस इसमें हमने क्या किया है, हर कैरेक्टर के बाद एक हाइफन प्रिंट कराया है। तो फॉर लूप में सबसे पहले कैपिटल M आएगा एलिमेंट वाले वेरिएबल में, कैपिटल M यहाँ पे प्रिंट हो गया है और प्रिंटिंग के बाद एक हाइफन आ गया है जो कि आप यहाँ पे M और I के बीच में देख सकते हैं। फिर लूप दोबारा चेक करेगा कि माई स्ट्रिंग में क्या कैरेक्टर्स रिमेनिंग है। हाँ, अभी तो सिर्फ हमने फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट कराया है, तो इसमें एलिमेंट वाले वेरिएबल में अब कैरेक्टर आ जाएगा I और यहाँ पे I प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद हाइफन प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपका लास्ट कैरेक्टर स्मॉल l प्रिंट नहीं हो जाता और उसके बाद हाइफन। जब ये सिचुएशन आती है कि माई स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर प्रिंट हो गया है और उसके बाद अब कोई कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए नहीं बचा, तो ये लूप एंड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर लूप से आपने क्या जाना, फॉर लूप है मतलब आप ये कोई भी टास्क जो रिपीट करना चाहते हैं अलग अलग वैल्यू के साथ हर बार, उसके लिए आप लूप्स यूज करते हैं, या तो आप वाइल लूप यूज कर सकते हैं या फॉर लूप। लेकिन फॉर लूप तब उन केसेस में यूज किया जाता है जब आपको पता है कि आपको किसी एक वैल्यू के इंडिविजुअल एलिमेंट्स या कैरेक्टर्स पे मूव करना है, एक एक करके वो वैल्यूज पिक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फॉर लूप यूज किया है। अब जैसे कि हमने स्ट्रिंग में यूज किया, उसी तरीके से फॉर लूप को हम लिस्ट के एलिमेंट्स पे आइट्रेट मतलब एक एक करके मूव कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है लिस्ट, जिसमें दो वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू है 5000 और दूसरी वैल्यू है स्ट्रिंग सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो अब फॉर लूप में मैंने फॉर कीवर्ड लिखा है, एक वेरिएबल बनाया है EL करके। उसके बाद मैं चेक कर रही हूं जब तक EL वाला वेरिएबल वैल्यू ले रहा है लिस्ट में, मतलब जब तक लिस्ट में एलिमेंट्स हैं तब तक एक एक करके उन एलिमेंट्स को EL वाले वेरिएबल में डालो या असाइन करो वो वैल्यू उस लिस्ट की। सबसे पहले EL जो लूप वेरिएबल है उसमें लिस्ट का पहला एलिमेंट आ जाएगा 5000 और प्रिंट हो जाएगा ये एलिमेंट 5000। तो यहाँ पे जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 5000 दिख रहा है एज आउटपुट। उसके बाद दोबारा से फॉर वाले स्टेटमेंट पे कंट्रोल आएगा और चेक किया जाएगा क्या लिस्ट में अभी और वैल्यूज बची है। हाँ, लिस्ट में एक और वैल्यू है, सेकंड एलिमेंट सब्सक्राइबर्स है। ये वैल्यू, ये जो स्ट्रिंग है सब्सक्राइबर्स, ये असाइन हो जाएगा EL नाम के वेरिएबल में और फिर वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स प्रिंट हो गया है। तो जब तक लिस्ट में या किसी भी सीक्वेंस टाइप में एलिमेंट्स रिमेनिंग है तब तक एक एक करके वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉर लूप टपल पे हम कैसे यूज करेंगे। अब इस केस में हमारे पास जो वेरिएबल हम बना रहे हैं वो एक टपल है, जिसमें उस टपल में 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों ही स्ट्रिंग है। पहला एलिमेंट है पाइथन, दूसरा एलिमेंट है प्रोग्रामिंग और थर्ड है कोर्स। ठीक है, अब हम एक एक करके टपल वाले वेरिएबल पे मूव कराएंगे इस लूप वेरिएबल को, जो कि EL नाम से मैंने क्रिएट करा है, और फिर इसके एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एलिमेंट इन टपल, सबसे पहले EL में वैल्यू आएगी पाइथन और वो लूप के अंदर कौन से स्टेटमेंट है, प्रिंट EL, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा पाइथन। फिर EL वाले में टपल का सेकेंड एलिमेंट असाइन हो जाएगा जो है प्रोग्रामिंग, अगेन प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट लाइन में प्रोग्रामिंग डिस्प्ले हो गया है। और सिमिलरली थर्ड एलिमेंट टपल का कोर्स असाइन हो जाएगा थर्ड टाइम में EL नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे इसको हमने कोर्स को डिस्प्ले कर दिया है या प्रिंट करा दिया है। अब सपोज जैसे कि हमने पिछले केस में चेंजेस करे थे, आप चाहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में प्रिंट हो और इन एलिमेंट्स के बीच में से डबल डॉट्स आए, ये सारे एलिमेंट्स नई लाइन में प्रिंट होने की बजाय डबल डॉट से सेपरेटेड हों। तो कुछ इस तरीके से आप अपने प्रिंट स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने प्रिंट करा है और इसके बाद आपने एंड जो पैरामीटर होता है प्रिंट स्टेटमेंट का, उसमें वैल्यू असाइन करी है डबल डॉट। तो हर एलिमेंट के प्रिंट होने के बाद 2 डॉट्स प्रिंट हुए हैं और तीनों ही टपल के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं इस तरीके से। ठीक है,
सिमिलरली नेक्स्ट डेटा टाइप पे आते हैं जो इस पे हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, वो है सेट। तो फॉर लूप आप किसी भी सीक्वेंस टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। सीक्वेंस टाइप को डिटेल में हमने डेटा टाइप्स वाली अपनी वीडियो में पढ़ा था, आप चाहें तो वहाँ पे जाके एक बार स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक मैंने वेरिएबल बनाया है सेट। ये एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, सारे ही एलिमेंट्स फ्लोट डेटा टाइप के हैं। ठीक है, अब मुझे एक एक करके ये एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, तो मैं फॉर लूप लिखूंगी। फॉर कीवर्ड मैंने लिखा, एक लूप वेरिएबल क्रिएट करा है, उसके बाद इन कीवर्ड मैंने लिखा है, और वेरिएबल वो वाला वेरिएबल सेट वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करा है जिसके एलिमेंट्स को मैं एक एक करके ट्रेवर्स करना चाहती हूँ या एक्सेस करके यूज़ करना चाहती हूँ फॉर लूप में। तो फिर अब यहाँ पे हमने एक एक करके इन एलिमेंट्स को प्रिंट कराया है। तो सिंपलेस्ट मैं यहाँ पे आपको लूप समझा रही हूँ। आप फॉर लूप के अंदर कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसको आपको मतलब जो स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं हर एलिमेंट के लिए जो कि आप उस लूप की आइटरेशन में एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप आता है डिक्शनरी। देखते हैं डिक्शनरी में हम कैसे फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसे मैंने इनिशियलाइज करा है DICT फंक्शन से। मतलब ये डिक्शनरी एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेगा। डिक्शनरीज को डिटेल में हमने अपनी पाइथन वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा है, लिंक टॉप राइट कॉर्नर पे है, आप वहाँ पे जाके अगर चाहें तो समझ सकते हैं डिक्शनरीज को। ठीक है, तो डिक्शनरी में मैंने सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है और उसके बाद मैं एक एक करके डिक्शनरी के एलिमेंट्स क्रिएट कर रही हूँ। तो पहला एलिमेंट, या जो डिक्शनरी में हर एलिमेंट एक पेयर होता है, हमने समझा था, है ना। तो पहला एलिमेंट क्या है, पहले एलिमेंट की है A और उसकी वैल्यू है 1। तो हर एलिमेंट एक पेयर होता है, पेयर में एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो डिक्शनरी का पहला एलिमेंट है A:1, दूसरा एलिमेंट है B2 और तीसरा एलिमेंट है C3। तो अगर यहाँ पे मैं एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिक्शनरी प्रिंट कराती हूँ तो आप देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स आपको डिक्शनरी के क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आप प्रिंट करके दिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। सबसे पहले जब मैंने सिर्फ डिक्शनरी DICT फंक्शन कॉल किया था और मैं डिक्शनरी प्रिंट कराती तो उस केस में आपको एम्प्टी डिक्शनरी दिखती है ना। यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूट कर रही हूँ मैं, तो ये जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट है इससे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या है, एक एम्प्टी डिक्शनरी आया है। जब मैंने वैल्यूज या एलिमेंट्स असाइन कर दिए इस डिक्शनरी में, फिर दोबारा से प्रिंट करा है, तो इस डिक्शनरी में अब 3 एलिमेंट्स आ गए। पहला एलिमेंट एक पेयर है जिसमें की है स्ट्रिंग A और वैल्यू है 1। दूसरा एलिमेंट दूसरा पेयर है जिसमें की है स्ट्रिंग B और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2। और तीसरे पेयर में की है स्ट्रिंग C और उसकी वैल्यू है 3। अब इसको अगर हमें फॉर लूप इस डिक्शनरी पे अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम डिक्शनरी की कीज पे एक एक करके मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप की ना भी लिखें, अगर आप सपोज लिखे वैर, ठीक है, वेरिएबल का एक मैंने नाम लिख दिया वैर, तो यहाँ पे मैंने फॉर का कीवर्ड लिखा है और एक लूप वेरिएबल बनाया है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और उस वेरिएबल को मैं एक एक करके डिक्शनरी में से वैल्यूज असाइन कर रही हूँ। अब डिक्शनरी में से कौन सी वैल्यूज, की वैल्यू वाली वैल्यू नहीं। जब हम फॉर लूप को डिक्शनरी पे अप्लाई करते हैं तो ये जो लूप वेरिएबल है इसमें सिर्फ डिक्शनरी की कीज एक एक करके असाइन होती हैं। तो वैर में सबसे पहले स्ट्रिंग A आ जाएगा, फिर उस स्ट्रिंग को यूज करके आप उस यहाँ पे अब वैर मैंने चेंज कर दिया है तो ये वैर हो जाएगा। अब ये जो पहली की आई होगी वैर में, लूप की जब लूप पहली बार चला होगा, लूप की पहली आइटरेशन है, तो वैर में डिक्शनरी की पहली की आ गई होगी। पहली की क्या है, कैपिटल A। तो फिर उस केस में हमने कैपिटल A यानी वेरिएबल को प्रिंट कराया है, पहली की यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद उस की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है वो हमने प्रिंट कराया है। तो डिक्शनरी में हमने पढ़ा था कि हम वैल्यूज को कीज के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने लूप
जब लगाया डिक्शनरी पे, डिक्शनरी की कीज एक एक करके असाइन होती हैं लूप वेरिएबल में और फिर हम प्रिंट करा सकते हैं की और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि फॉर लूप में आप डायरेक्टली डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर सकते, कीज के थ्रू ही आपको एक्सेस करना होगा। ठीक है, ओके अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पे जो कि है रेंज फंक्शन। फॉर लूप को जब भी हम यूज करते हैं मोस्ट केसेस में हम रेंज फंक्शन के साथ यूज करते हैं। अब रेंज फंक्शन क्या है? पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है, नाम है रेंज, जो कि आपको एक रेंज ऑफ नंबर्स या एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्रिएट करके देता है। तो अगर आपको एक ऐसा फॉर लूप क्रिएट करना है जो एक रेंज ऑफ नंबर्स पे मूव करे एक एक करके फॉर लूप वेरिएबल में, उस रेंज ऑफ नंबर्स से एलिमेंट्स पिक हो और असाइन हो, तो आप रेंज फंक्शन यूज करते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रेंज फंक्शन क्या अलग अलग तरीके हैं इस रेंज फंक्शन को यूज करने के लिए। तो रेंज में या तो रेंज फंक्शन जो है उसमें मैक्सिमम 3 पैरामीटर्स या मैक्सिमम 3 वैल्यूज आ सकती हैं और मिनिमम 1 वैल्यू आपको लिखनी होती है। तो जब आप रेंज फंक्शन कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, रेंज फंक्शन में जब आप सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो इसका आउटपुट क्या होता है? ये एक रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट करता है, स्टार्टिंग जिसकी डिफॉल्ट होती है 0, यानी 0 से स्टार्ट होगा और एंडिंग होगी, ऑल्दो यहाँ पे 5 लिखा आ रहा है लेकिन एंडिंग होगी 5 - 1, यानी एक रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट किया जाएगा जिसमें कौन से नंबर्स होंगे? 0, 1, 2, 3 और 4। तो एक एक के गैप में नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, यानी हर नंबर में जब हम +1 करेंगे तो उस रेंज का दूसरा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। लेकिन जब रेंज में हम सिर्फ एक ही वैल्यू पास करते हैं तो वो वैल्यू एंड ऑफ द रेंज को डिनोट करता है और जो रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट होते हैं वो हमेशा एक कम होते हैं इस वैल्यू से। तो ये एंडिंग वैल्यू +1 होती है, ये जो रेंज में आपने वैल्यू पास करी है। इसका मतलब रेंज 5 एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करेगा और वो नंबर्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब अगर मैं इसी रेंज 5 पे फॉर लूप लगाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो आई मेरा लूप वेरिएबल है और मैं इस लूप वेरिएबल को एक एक करके कौन सी वैल्यूज असाइन कर रही हूँ? जो रेंज 5 में लाई कर रही हैं। रेंज 5 मतलब 0, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले आई में वैल्यू आ गई 0 और जब मैंने यहाँ पे प्रिंट आई करा तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं 0। फिर आई में वैल्यू आ गई 1, रेंज प्रिंट आई करने पे आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं 1। सिमिलरली 2, 3 और 4। ध्यान से देखिए कि ऑल्दो यहाँ पे आपने 5 लिखा है लेकिन आई कहाँ तक वैल्यूज लेगा? टोटल वैल्यूज तो 5 हैं लेकिन स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट 0 से और एंड होगा 5 - 1 पे। अब -1 ये तब होगा जब आपने कोई और वेरिएबल, कोई और वैल्यू रेंज में नहीं पास करी। इसका एग्जाम्पल भी मैं समझाऊंगी आपको। अब सपोज आपको स्टार्ट 0 से नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है किसी और नंबर से आपको 1 से अपना सीक्वेंस या रेंज ऑफ नंबर्स स्टार्ट करने हैं और एक एक के गैप में नंबर्स जनरेट करने हैं। ठीक है, अगर गैप 1 नहीं है, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग रेंज का वैल्यू होती है 0, मतलब रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पे होगी? जो भी आपने वैल्यू स्पेसिफाई करी है -1। अगर आप चाहते हैं कि रेंज के जो नंबर जनरेट हो रहे हैं उसमें गैप 1 ना हो, 2 हो, 3 हो या डिफरेंट गैप हो, तो लास्ट वैल्यू कौन सी जनरेट होगी? जो भी वैल्यू आपने रेंज में पास करी है माइनस द गैप दैट यू हैव स्पेसिफाइड। तो ये आप वीडियो के एंड तक देखिए, आपको ये तीनों चीज़ें समझ आएंगी। तो ये पहला केस था जब रेंज में हम एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं, ये वैल्यू एंड वैल्यू की तरह ट्रीट होती है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज जनरेट की जाती है रेंज फंक्शन के द्वारा। अब
अब दूसरा केस है जब रेंज फंक्शन में हम दो वैल्यूज पास कर रहे हैं। इस केस में जो पहली वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग वैल्यू मानी जाती है रेंज फंक्शन की। जो रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट होंगे उसमें पहली वैल्यू जो होगी वो ये वाली पहली जो नंबर आपने स्पेसिफाई करा है वो वैल्यू होगी, और जो दूसरा नंबर आपने स्पेसिफाई करा है रेंज में वो होगी लास्ट वैल्यू, लेकिन ये लास्ट वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज फंक्शन एक सेट ऑफ नंबर्स, एक रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट करेगा जो कि होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे पहला स्टार्टिंग वैल्यू 1 स्पेसिफाई करी है। अगर यहाँ पे 1 नहीं स्पेसिफाई करते आप तो फिर आउटपुट जो रेंज जनरेट होती वो 0 से होती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस रेंज फंक्शन ने जो रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट किया है उस पे फॉर लूप लगाऊं और लूप वेरिएबल को एक एक करके ये नंबर्स असाइन करूं, तो आई जो लूप वेरिएबल है उसमें सबसे पहले वैल्यू आएगी 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक 10 - 1 तक। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, सपोज 5 करती हूं मैं, तो इस केस में 5 6 7 8 9 नंबर्स जनरेट होंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने दूसरा केस देखा जब हमारे पास रेंज फंक्शन में हमने दो वैल्यूज पास करी हैं। तो उस केस में पहली वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग नंबर जहाँ से हमारी रेंज ऑफ वैल्यूज स्टार्ट होगी, या पहला नंबर हमारी रेंज ऑफ वैल्यूज में, और जो दूसरा है वो बताता है एंड कहाँ पे होगा, एंड -1 वैल्यू लास्ट होगी आपके रेंज फंक्शन जो क्रिएट करेगा। अब फिर एक ऐसा केस है जहां पे रेंज फंक्शन में आपने 3 वैल्यूज पास करी हैं। तो पहली वैल्यू तो डिनोट करती है कि जो रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, जो सीक्वेंस या सेट ऑफ नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, उसकी पहली वैल्यू, पहला नंबर उसमें क्या होगा। तो इस केस में पहला नंबर होगा 3। सेकेंड जो वैल्यू आप पास करते हैं वो अगेन ये डिनोट करता है कि लास्ट कहाँ तक ये रेंज जाएगी, और जो थर्ड वैल्यू है वो ये बताएगा कि गैप क्या होगा हर दो एलिमेंट्स के बीच में। तो अभी तक बाय डिफॉल्ट जब आप 3 या तीसरी वैल्यू नहीं पास करते रेंज फंक्शन में तो एक एक के गैप में नंबर्स जनरेट होते हैं, लेकिन अगर आप 3 वैल्यूज पास करोगे, जो थर्ड वैल्यू होगी वो ये बताएगी कि रेंज में आपको एलिमेंट्स कितने गैप छोड़ के जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे जब रेंज 3 10 2 की बात आई तो पहला नंबर जो रेंज ऑफ नंबर्स में होगा वो होगा 3। वैल्यूज मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है 10, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गैप है 2 तो लास्ट वैल्यू जो जनरेट होगी वो होगी 10 - 2। जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे जनरेट होगी वो होगी, पहले होगा 3, फिर 2 के गैप में आपके पास आ जाएगा 5, फिर 5 + 2 आपके पास आ जाएगा 7, और फिर 7 + 2 आपके पास आ जाएगा 9। तो दो के गैप्स में वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, और ये जो वैल्यू है 10 वो अपर लिमिट है जो कि इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंस सपोज कर दूं 3 और स्टार्ट कर दूं मैं यहाँ पे 1 से, तो 3 के गैप में आप देख सकते हैं 1 यहाँ पे आया है, सबसे पहला एलिमेंट प्रिंट हो गया, फिर 1 + 3 क्या होगा 4, वो हो गया सेकेंड एलिमेंट, फिर 4 + 3 हो जाएगा 7। अब 7 + 3 होता है 10, पर 10 हमें रेंज में इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो एंडिंग वैल्यू है जो कि इंक्लूड कभी नहीं होती। तो ये सीक्वेंस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो जब हमने इस पे फॉर लूप लगाया और एक एक करके इन एलिमेंट्स को प्रिंट करा है तो आप देख सकते हैं कि 1 4 7 ही वैल्यूज हैं जिन्हें आप रेंज फंक्शन से जिन्हें आपने जनरेट किया है। ठीक है, अब एक और तरीका है जिसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है रेंज फंक्शन और फॉर लूप के कॉम्बिनेशंस के साथ। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जब भी आप कोई सीक्वेंस डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसे मैंने वेरिएबल माई लिस्ट में स्टोर किया है। अब इस लिस्ट की जो भी लेंथ होगी उस पे मैं रेंज फंक्शन अप्लाई करूंगी। इसका क्या मतलब है, अब लेंथ क्या आएगी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लेंथ प्रिंट कराऊं इस लिस्ट की, लेंथ कितने एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में, 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे लिस्ट की लेंथ आ जाएगी 4।
जब 4 लेंथ आई तो मैं फॉर लूप लिखूंगी और रेंज फंक्शन यूज करूंगी, लेकिन मैं रेंज फंक्शन कितने रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट कर रही हूँ वो डिपेंड एक फिक्स्ड वैल्यू पे नहीं कर रहा, वो उस पे डिपेंड कर रहा है कि लेंथ कितनी है मेरी लिस्ट की। अगर ये लेंथ 4 आई है तो रेंज ऑफ 4 का मतलब है वैल्यूज जनरेट होंगी 0, 1, 2 और 3, है ना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आपने रेंज ऑफ लेंथ की वैल्यू आई थी 4, तो आई कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, सबसे पहले लेगा 0। आपने आई को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, 0 प्रिंट हो गया, और फिर लिस्ट का आईथ एलिमेंट यानी लिस्ट का 0th एलिमेंट प्रिंट करा दिया जो कि है सिल्वर। तो आपके पास पहला केस आ गया 0 और सिल्वर। फिर लेंथ की वैल्यू थी 4, रेंज ऑफ 4 ने क्या क्या नंबर्स जनरेट करे हैं, 0, 1, 2 और 3। तो आई अब सेकेंड वैल्यू लेगा 1, तो इस केस में 1 यहाँ प्रिंट हो गया है और माई लिस्ट का एलिमेंट जो 1 इंडेक्स पे लाई कर रहा है जो कि है गोल्ड, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो ये एक सिमिलरली बाकी 2 एलिमेंट्स भी प्रिंट हो जाएंगे लिस्ट के। तो ये एक तरीका है जिसमें हमने फॉर लूप यूज करा है, रेंज फंक्शन यूज करा है, और रेंज फंक्शन कितने नंबर्स जनरेट करेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि लेंथ क्या है आपके डेटा जो वेरिएबल है, लिस्ट वेरिएबल उसकी। अगर सपोज मैं यहाँ पे लेंथ रिड्यूस कर देती हूँ, ठीक है, तो इस केस में लेंथ आ जाएगी 3 और रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 0, 1, 2। और 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेंज में मैंने एक ही वैल्यू स्पेसिफाई करी है, और एक ही वैल्यू जब स्पेसिफाइड होती है रेंज में तो वो एंडिंग वैल्यू की तरह ट्रीट की जाती है, और वो एंडिंग वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं होती रेंज के नंबर्स में, ठीक है। ऑलराइट, अब लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नेस्टेड फॉर लूप। जैसे कि मैंने वाइल लूप की वीडियो में भी समझाया था, नेस्टिंग का मतलब है एक के अंदर एक लूप, है ना। तो नेस्टेड फॉर लूप मतलब एक फॉर लूप के अंदर उसके ब्लॉक में ही दूसरा फॉर लूप इंक्लूडेड है। तो इस केस में मैंने यहाँ पे एक 2 की टेबल जो हम स्टूडेंट एज किड्स पढ़ते थे और समझते थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 4, इस टेबल को जनरेट करने की कोशिश करी है, 2 और 3 की टेबल को। तो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप वाइज समझते हैं कि यहाँ पे कैसे नेस्टेड फॉर लूप ने हमारी हेल्प करी है। सबसे पहले हमने एक फॉर लूप लिखा है जो कि आउटर फॉर लूप जिसे हम कहते हैं। आउटर मतलब जिस लूप के अंदर दूसरा लूप है, तो जो लूप बाहर की तरफ आ रहा है उसे हम आउटर फॉर लूप कहेंगे, और जो आउटर फॉर लूप के लूप स्टेटमेंट्स के विद इन या इनर आ रहा है उसे हम इनर फॉर लूप कहेंगे, ठीक है। तो पहला लूप में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लूप वेरिएबल लिया है n, और उस n को एक एक करके वैल्यूज असाइन कर रहे हैं रेंज 2,4 में। अब रेंज में 2 वैल्यूज है, इसका मतलब n सबसे पहले कौन सी वैल्यू लेगा 2 और उसके बाद कौन सी वैल्यू लेगा 3। तो यहाँ पे n जो वेरिएबल है वो ये डिसाइड कर रहा है कि कौन से नंबर की टेबल हम जनरेट करेंगे। तो 2 और 3 दोनों की टेबल्स हम जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज अगर हमें सिर्फ 2 की टेबल जनरेट करनी होती तो यहाँ पे मैंने रेंज को चेंज कर दिया है, रेंज 2,3 कर दिया। इसका क्या मतलब, n वैल्यूज लेगा 2, उसके बाद +1 के गैप में कौन सी वैल्यू आएगी 3, पर क्योंकि 3 सेकेंड वैल्यू है रेंज की, एंडिंग वैल्यू है जिसे हम कभी इंक्लूड नहीं करते, तो n में सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन होगी, एक ही बार ये आउटर फॉर लूप चलेगा जो कि है विद वैल्यू 2, ठीक है। अब जब n की वैल्यू 2 है तो हम इनर कोड पे आएंगे, या इनर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है इस लूप का उस पे आएंगे। अब जो इसके ब्लॉक में पहला स्टेटमेंट क्या आता है, एक फॉर लूप आता है। इस फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक वेरिएबल लिया है हमने t, जिसे हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं 1 से लेके 10 तक। अगर 1 से लेके 10 वैल्यूज हमें असाइन करनी है तो स्टार्टिंग वैल्यू होगी 1 और एंडिंग वैल्यू होगी 10 + 1 यानी 11, ताकि हमारा 10 वैल्यू भी अटेन हो और असाइन हो t में। तो फिर हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया n यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय टी, टी की पहली बार में वैल्यू होगी 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2 × 1 विच इज 2। और जैसे ही ये इस इनर लूप में एक प्रिंट स्टेटमेंट है, जैसे ही ये पहला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ
उसके बाद दोबारा कंट्रोल जाएगा इनर लूप पे, अभी हम आउटर लूप पे नहीं जाएंगे, ठीक है। इनर लूप पे फिर से कंट्रोल जाएगा। जब ये इनर लूप पूरा एक बार में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंट्रोल आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, क्योंकि ये जो फॉर का लूप है और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये सेम इंडेंटेशन लेवल पे है, जबकि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये थर्ड इंडेंटेशन लेवल पे है। थर्ड कैसे? पहला इंडेंटेशन लेवल था जिसमें कोई स्पेस नहीं था, फॉर लूप। फॉर लूप में दो मेजर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एक तो ये फॉर का स्टेटमेंट और एक ये प्रिंट स्टेटमेंट जो कि सेकेंड इंडेंटेशन लेवल पे है, 4 स्पेसेस या एक टैब के बाद। और फिर ये जो फॉर लूप है इसके अंदर इसके कोड ब्लॉक में, इसके लूप ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट आ रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट कितने गैप पे है? 8 स्पेसेस के गैप पे है। तो ये 3 इंडेंटेशन लेवल्स हुए, ठीक है। तो n की वैल्यू जब 2 हुई, t वाला ये जो फॉर लूप है वो 10 टाइम्स चलेगा। पहली बार में प्रिंट हो गया 2 × 1 = 2। नेक्स्ट टाइम में t की वैल्यू असाइन हो जाएगी 2। पहली बार में t ने वैल्यू 1 ली थी, फिर नेक्स्ट टाइम t वैल्यू लेगा 2 और ये सेकेंड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा 2 × 2 = 2 × 2 विच इज 4। सिमिलरली ये फॉर लूप, इनर फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक t वैल्यूज ले रहा है रेंज फंक्शन से, यानी t की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती। जैसे ही 10 वैल्यू असाइन हुई ये लास्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया और उसके बाद जब फॉर लूप पे दोबारा कंट्रोल आया तो यहाँ पे पता चला कि रेंज के सारे नंबर्स यूज हो चुके हैं, तो फिर फॉर लूप खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हुआ है। और जब ये दोनों मतलब फॉर, जो आउटर फॉर था, इसके सारे स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो कंट्रोल फिर वापस इसके पास आएगा, है ना। फिर वापस जब इसके पास कंट्रोल आया तो चेक किया गया कि क्या कोई वैल्यू रिमेनिंग है इस रेंज ऑफ नंबर्स में जो अब n को असाइन करनी है, क्योंकि n में इस रेंज ऑफ नंबर से एक ही वैल्यू जनरेट होगी विच इज़ 2। तो n ने एक ही वैल्यू ली है और लूप दोबारा नहीं चलेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे 2,4 करती तो रेंज ऑफ नंबर्स में कौन सी वैल्यूज जनरेट होती? 2 और 3। n की पहली वैल्यू 2 के लिए ये पूरी टेबल प्रिंट हो जाती और फिर जब दोबारा कंट्रोल आउटर फॉर पे आता, 2 की सारी टेबल प्रिंट करने के बाद, ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद जब दोबारा से कंट्रोल आउटर फॉर लूप पे आता तो n को वैल्यू मिलती 3 और उस केस में 3 की कंप्लीट टेबल प्रिंट हो जाती, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर लूप की नेस्टिंग या 2 फॉर लूप जो एक के अंदर एक लाई कर रहे हैं उसकी मदद से हमने प्रिंट कराई है टेबल ऑफ 2 और 3। सिमिलरली अगर आपको ये एक पैटर्न प्रिंट कराना चाहते हैं, से मैं स्टार्स का ये एक ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो उस केस में मैंने एक वेरिएबल लिया है 5 जो कि ये बता रहा है कि कितनी लाइंस प्रिंट होंगी। यहाँ पे 5 लाइंस प्रिंट हो रही हैं और 5वीं लाइन में मैक्सिमम कितने स्टार्स आ रहे हैं? 5। पहली लाइन में नंबर ऑफ स्टार्स है 1, दूसरी लाइन में कितने स्टार्स हैं? 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और 5वीं में 5। तो मुझे इस सीक्वेंस को, इस पैटर्न को जनरेट करना है। तो सबसे पहले जो मेरा बाहर वाला आउटर फॉर लूप है वो क्या डिसाइड कर रहा है या वो क्या कंट्रोल कर रहा है, कौन सी लाइन में अभी हम काम कर रहे हैं, है ना। हमें कितनी लाइंस चाहिए? 5। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1 से और कहाँ तक जाएंगे? 5 + 1 तक, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली 5 या l लिख दिया तो वैल्यू होगी 1, 2, 3 और 4 जबकि हमें 5 लाइंस चाहिए, तो हमें यहाँ पे l + 1 लिखना है। उसके बाद कोलन ऑपरेटर बहुत ज़रूरी है। फिर आपने इनर फॉर लिखा। इनर फॉर गवर्न कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है कि जो लाइन है आई, अगर फर्स्ट लाइन है तो उस फर्स्ट लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। और अब जे जो इनर लूप वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेगा? 1 से लेके i + 1 तक की वैल्यू लेगा। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले i की वैल्यू हुई 1, जब j की बात आई तो j ने वैल्यू ली 1 और यहाँ पे प्रिंट हो गया एक सिंगल स्टार और फिर एक स्पेस प्रिंट हो गया, ठीक है। जब इनर फॉर लूप पे दोबारा कंट्रोल जाएगा j की वैल्यू अब 1 इंक्रीज होगी। j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? 1 से लेके i + 1। i की अभी वैल्यू क्या थी? 1, है ना। तो i + 1 हो गया 2।
तो j सिर्फ एक ही वैल्यू लेगा 1 और यहाँ पे एक ही बार ये j चलेगा और एक ही स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो अब ये इनर वाला फॉर लूप कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, ये आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। ठीक है, फिर i की वैल्यू चेक की जाएगी। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 1 2 3 4 और 5। 1 पे हमने यूज कर लिया, पूरा लूप चला लिया। अब i की वैल्यू हो जाएगी 2। जब i की वैल्यू 2 होगी तो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 2 + 1 यानी 3 तक। तो j की वैल्यू क्या क्या होंगी, 1 2 3 नहीं अचीव होगा क्योंकि एंडिंग वैल्यू हम नहीं यूज करते। तो अब j में 2 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। क्यों, पहला स्टार प्रिंट होगा जब j की वैल्यू है 1, फिर उसके बाद एक स्पेस आएगा, तो ये पहला स्टार सेकेंड लाइन में प्रिंट हो गया। फिर स्पेस भी नहीं आ रहा, अगर आप यहाँ पे स्पेस देते हैं तो सारे स्टार्स के बीच में स्पेस आ जाएगा। वहां पे मैंने स्पेस नहीं दिया था, ठीक है, ब्लैंक रखा था, मतलब विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी कैरेक्टर। तो यहाँ पे जब j की वैल्यू 1 हुई तो एक स्टार प्रिंट हो गया और उसके बाद एक स्पेस आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है। फिर j की वैल्यू होगी 2 जब वैल्यू हुई दोबारा से एक स्टार प्रिंट हो गया और एक स्पेस आ गया। फिर चेक किया जाएगा क्या कोई और नंबर रिमेनिंग है जो j को असाइन किया जा सकता है, नहीं। तो ये इनर फॉर इस पर्टिकुलर i के लिए फिनिश हो जाता है। फिर एक एंड l यानी हम कंट्रोल सेकेंड लाइन से अब थर्ड लाइन की स्टार्टिंग पे ले आए हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में कैरेक्टर्स प्रिंट हो। ठीक है, अब i की वैल्यूज हमें पता है 1 से लेके 5 तक जाएंगी। 1 और 2 के लिए हमने प्रिंट कर दिया। अब i की वैल्यू होती है 3। जब i की वैल्यू 3 है तो j कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 3 स्टार्स इस तरीके से विद स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे और इस तरीके से ये लूप चलेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट आज की वीडियो का, जिसमें हमने फॉर लूप समझा, नेस्टेड फॉर लूप समझा। हमने ये देखा कि रेंज फंक्शन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप में। अलग अलग डेटा टाइप्स देखे जिसपे आप फॉर लूप को आइट्रेट या मूव करा सकते हैं, डिक्शनरी, सेट, टपल, लिस्ट और स्ट्रिंग्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो पाइथन फॉर लूप्स का। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। अगर आपकी इस वीडियो ने ज़रा भी हेल्प की हो और आपने कुछ भी नया सीखा हो इस वीडियो से तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इट हेल्प्स अस टू बूस्ट आवर मोरल। So thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.